मैंने और हम सब ने शायद न जाने कितने ही एनआरआई घर ऐसे देखे होंगे जहां हस्बैंड एंड वाइफ इंडिया आने के डिसीजन को लेके कभी सेम पेज पे नहीं आ पाते। और ऐसा दोनों की तरफ से होता है, कभी हस्बैंड मना कर देता है और कभी वाइफ। पर क्योंकि दोनों के नजरिए, रीजंस और फियर्स इस बात को लेके कंप्लीटली अलग अलग हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक को 2 वीडियोस में कवर करूंगा। आज बात करेंगे व्हेन शी सेड नो। क्यों वुमेन इंडिया वापस आना नहीं चाहती, क्या वो कभी कह नहीं पाती और क्या हम कभी समझ नहीं पाते। आइए देखते हैं। चैप्टर 1 द साइलेंस। मैं आपको ऐसे अनगिनत एग्जांपल्स दे सकता हूं जहां लाइफ बिकम्स अ लिविंग हेल बिकॉज हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अपनी अलग अलग दुनिया बना बैठे हैं। होता क्या है, एक टाइम आने के बाद हस्बैंड के फाइनेंशियल गोल्स पूरे हो जाते हैं एंड दे क्रेव बिलोंगिंग, एंड वाइफ उनके रीजंस ज्यादा डीप हैं जो बाय द वे किसी बैंक बैलेंस से डिफाइन नहीं होते। तो सोचिए ना, एक ही फैमिली के अगर 2 पहिए 2 अलग अलग डायरेक्शंस में भागेंगे तो होगा क्या, गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं। एंड देन द वर्स्ट पार्ट, कुछ टाइम ये कॉन्वर्सेशन करने के बाद बोथ स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल एंड रियली स्कैर्ड ऑफ दिस डिस्कशन। इसलिए नहीं कि एज अ कपल वो एक दूसरे की केयर नहीं करते, बल्कि इसलिए बिकॉज दे आर टेरिफाइड ऑफ व्हाट दे विल फाइंड इफ दे डिग डीपर। चैप्टर 2 डीपर। एनआरआई लाइफ की एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसमें 2,500-3 हजार एनआरआई से ज्यादा जुड़े हुए हैं। उसी कम्युनिटी में एक ग्रुप भी है बाय द वे जिसका नाम है R2I मॉम्स। उस पे मेरी वाइफ ने इसी टॉपिक को समझने के लिए एक पोल डाला और उसी के रिजल्ट्स हैं वो डीपर रीजंस जिसकी वजह से विमेन सेज नो एंड मेन वी कांट रियली अंडरस्टैंड। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला, आइडेंटिटी क्राइसिस। वेस्ट में आने के बाद पहली बार वुमेन को लगता है दैट दे एग्जिस्ट, देयर ओपिनियन मैटर्स, व्हाट दे आर डूइंग इज वैल्यूएबल। वहां लाइफ 50-50 है, ड्राइविंग, फाइनेंसेस, डिसीजंस, छोटे या बड़े, हर चीज में वुमेन का बराबर से रोल है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है वेस्ट में, लेकिन फर्क कुछ और है। देखिए, इंडिया में ट्रेडिशनली वुमेन का रोल डिफाइन किया गया है एज अ होम मेकर, फिर चाहे वो जॉब करती हो या नहीं। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि होम मेकर होना कोई छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कोई बुरी बात है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे माइंडसेट में होम मेकर के रोल की अहमियत नहीं है। हमारे लिए बड़ा घर क्या है, कितने गज की कोठी, वो गज तो इम्पोर्टेंट है पर उस कोठी को घर बनाने में जो मेहनत लगती है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फर्क यहाँ है, the feeling of who you are and what you do. और इसीलिए for a man return to India is a geographical shift, whereas for a woman it's an identity shift. Point number 2, the gaze. Constant feeling कि आपको कोई घूर रहा है, सड़क पे, सोसाइटी में, ऑफिस में, ट्रैवल में, constant। इंडिया में आप कहीं भी चले जाएं, कोई लड़की हो वहां, आसपास मुड़ के देखेंगे तो कोई ना कोई उससे घूर ही रहा होगा। अच्छा, फैक्ट बता रहा हूँ, ये चीज एक्चुअली यूएसए में नहीं देखी मैं खुद कभी इसका रीजन नहीं समझ पाया। शायद आप मुझे बता पाए, पर मैंने यूएसए में ऐसा होता नहीं देखा। एक रियल किस्सा बताता हूँ। मैं अपनी सोसाइटी के बाहर एक दिन वॉक कर रहा था, सामने से स्कूटी पे एक बच्ची आ रही थी, स्कूल यूनिफॉर्म में थी वो शायद। इतने में मेरे पीछे से एक कार तेजी से निकलती है और वो, अब क्योंकि मेरे सामने से वो बच्ची आ रही है और मैं उसकी तरफ वॉक कर रहा हूं, मैं देखता हूँ कि वो कार उसके बगल से इतनी ज्यादा स्पीड से निकली कि एक बार को मैं जो देख रहा था, मेरी ऑलमोस्ट चीख निकल गई कि ये तो ऑलमोस्ट टकरा ही गया इससे। जबकि ऐसा नहीं है कि ड्राइवर साइड पे जगह नहीं थी, बिल्कुल जगह थी, बट पता नहीं मेंटालिटी। अभी सोच को मैं समझता हूँ बट कैमरे पे कहना ठीक नहीं होगा, ये हकीकत है। वो बच्ची तो खैर निकल गई, पर ये इंसिडेंट मुझे याद रहता है क्योंकि मैं खुद अपने बेटे की सेफ्टी या सिक्योरिटी के लिए भी कंसर्न रहता हूँ कि यहाँ पे लोग कैसे चलाते हैं। बट यहाँ पे इस बात में कैसे चलाते हैं से ज्यादा एक डीपर रीजन है। सच तो ये है फ्रेंड्स कि काफी सारे हम लोग बाहर जाके फॉरेन लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करते हैं तो इंडिया में कैसे छोड़ देंगे। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार आप, कमाल की माल है। 150 रुपए मिल रही है आप सबको, ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैं खुद वो रील्स देख के एक्चुअली अशेम्ड ही फील करता हूँ और क्या कहूँ। तो ये फेस करना पड़ता है वुमेन को इंडिया में रोज।
हकीकत बता रहा हूं कि मैं तो नहीं बता सकता कैसे, बट एट सम पॉइंट इंडिया में विमेन अपने आप को ये सिखा ही लेते होंगी कि इस कांस्टेंट घूरने को या फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी के साथ जीना कैसे है। और कितनी भी कोशिश कर लूं, पर इस फीलिंग को मैं जेन्युइनली अच्छे से तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट गहराई से सोच जरूर सकता हूं। सच में अनकंफर्टेबल है, और स्पेशली अगर आपको बाहर रहने के बाद खुद को दोबारा इससे रिकंडीशन करना पड़े उस कांस्टेंट फीलिंग के साथ, तो और भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि इस फीलिंग को भी जनरलाइज करना ठीक नहीं होगा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उन स्टेट्स की जहां मैं रहता हूँ, लेकिन स्टेट्स लाइक उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, एटलीस्ट यहाँ जहां मैं गया हूँ वहां मैंने ये प्रॉब्लम इतनी नहीं देखी। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे जरूर बताइए। सिक्योरिटी का कंसर्न यहां से आता है। इसका डर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के डेटा से नहीं जाने वाला, इनफैक्ट उससे कुछ लेना देना भी नहीं है, क्योंकि मुझसे पूछेंगे तो अनवांटेड गेज या ये घूरना ये भी एक क्राइम है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसको कोई रिपोर्ट नहीं करता। पॉइंट नंबर 3, फैमिली डायनामिक्स। बिना किसी लाग लपेट के कहें तो सास ससुर, रिश्तेदार एटसेट्रा, ये डायनामिक्स कितनी बड़ी है, इस पे मुझे एक किस्सा याद आता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक फोन आया। पर्सन सेटल्ड इन यूएस फॉर लास्ट 19-20 ईयर्स, 2 बच्चे, हस्बैंड बोल रहे हैं कि दे वांट टू मूव बैक टू इंडिया, बट अपार्ट फ्रॉम अदर कंसर्न्स उन्होंने मुझे एक बात और बताई। वो कहते हैं कि उनकी फैमिली अपनी बहू को लेके एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन है। उनकी फैमिली का यही मानना है कि उनके बेटे की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें एक मेजर रोल उनकी वाइफ का है। और ऐसा मैंने कई जगह होते हुए देखा है। बहुत दुख की बात है कि ऐसा होता है, बट होता है। और इस कॉन्वर्सेशन की मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, सही गलत में भी नहीं जाऊंगा, बिकॉज वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हर फैमिली डिफरेंट है। हो सकता है कुछ चीजें उनकी वाइफ की तरफ से हो, कुछ चीजें उनकी पेरेंट्स की, मोस्ट लाइकली होगा ऐसा ही। बट यहाँ इसलिए मैं बता रहा हूँ बिकॉज रिटर्न टू इंडिया में ये कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे रीजन एक बार को छोड़ दीजिए, ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वन ऑफ द प्राइम रीजंस ऑफ कमिंग बैक टू इंडिया वॉलंटरली इज जनरली कि आप बिलोंगिंग मिस कर रहे हैं। और वापस आके नंबर 1 प्रॉब्लम ये आने वाली है कि आपको लगेगा आप जा रहे थे अपने देश, अपने लोगों के पास बिलोंगिंग ढूंढने, एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी फिर वो चाहे किसी की भी तरफ से, ये आपको चैन से जीने नहीं देगी। बट द पॉइंट इज, ये मान लेने से ये खत्म तो हो जाने वाली नहीं है। फैमिली डायनामिक्स इंडिया में कल भी थी, आज भी हैं और हमेशा रहेंगी, बिकॉज इंडिया ही एग्जिस्ट करता है ऑन द सिस्टम अराउंड फैमिलीज। दूसरी बात ये भी सच है कि लाखों लोग इंडिया में फैमिलीज के अराउंड रह ही रहे हैं। एंड एज एनआरआईज तो हम खुद जानते हैं कि फैमिलीज के पास होने से बच्चों पे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और वो रिलेशनशिप बच्चों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट बाहर रहकर बिलोंगिंग मिस करने का एक एस्पेक्ट ये तो है ही कि बच्चों को एक फैमिली का साथ देना। तो फैमिली डायनेमिक्स में प्रॉब्लम इसकी एग्जिस्टेंस में नहीं है, प्रॉब्लम है जजमेंटल होने से। प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब वही फैमिली सिस्टम जो आपकी ताकत होना चाहिए वो बन जाता है एक रोड ब्लॉक। जैसे उनके केस में जो वापस तो आना चाहते हैं, सब कुछ सेट है, फाइनेंशियली वेल टू डू है, लेकिन उनकी फैमिली इस डायनामिक्स को मैनेज नहीं कर पा रही। तो शायद इसीलिए विमेन फील्स मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं। इंडिया आते ही मुझे सब एक्सपेक्टेशंस मैनेज और करनी पड़ेंगी, और जहां वो रियलिस्टिक हैं वहां तो ठीक, और जहां नहीं वहां प्रॉब्लम। और फ्रेंड्स, फैमिली डायनामिक्स इतना वास्ट टॉपिक है कि आसान नहीं है किसी को कह देना कि सही या गलत। और शायद पॉइंट ये है भी नहीं, पॉइंट बिना सही गलत की डिबेट में पड़े हुए ये समझना है कि आपके केस में फैमिली डायनामिक्स कैसे। एंड द लास्ट पॉइंट ऑन द सर्वे इज रेजिंग अ गर्ल चाइल्ड। वैसे शायद इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने की अब जरूरत नहीं बची, क्योंकि अगर एक वुमेन खुद अपने लिए इंडिया में ये सब फील कर रही है, सोशल प्रेशर, आइडेंटिटी क्राइसिस एंड सेफ्टी, तो एज अ मदर वो यही सोचेंगी कि उनकी बेटी भी इंडिया में एक दिन यही सब फेस करेगी। तो फिर कहीं ना कहीं यही सोच घर करने लगती है दैट एज अ मदर यही उनकी ड्यूटी है। प्रॉब्लम पता है क्या है फ्रेंड्स, ये चारों पॉइंट्स इतने सेंसिटिव और डीप हैं, एक वाइफ ये बातें आपको शायद ओपनली कभी बता भी नहीं पाएंगी। और
सोच के देखिए बोलेंगी भी कैसे, कैसे बोलेंगी ऐसी फीलिंग जिसके साथ वो आज तक बड़ी हुई हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर बोलेंगी तो क्या हम एज मेल्स उन्हें समझेंगे या सिर्फ एक डिबेट की तरह टॉपिक या कॉन्वर्सेशन को जीतने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप एज हस्बैंड्स इसे लॉजिकली विद इंडियन ग्रोथ, मॉडर्न इंडियन वुमेन की इमेज या फॉरेन कंट्रीज में सेफ्टी इश्यूज के साथ रखकर जोड़ रहे हैं, एंड वुमेन इसे इमोशनली। तो आप सोचेंगे कि क्या लॉजिकली इस पॉइंट को सोचना गलत है? चलिए उसी सवाल से शुरू करते हैं। चैप्टर 3, हु इज रॉन्ग। चलिए एक बार को मान भी लिया दैट लॉजिकली थिंग्स आर इम्प्रूविंग, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है दैट फियर्स वैलिड नहीं है। और दुख की बात यह है दैट इस पे डिस्कशन, जो कि वेल थॉट और एक इंटेलिजेंट डिस्कशन होना चाहिए था, पता ही नहीं चलता कि कब बातों बातों में वो एक डिबेट और डिबेट एक अनकंफर्टेबल साइलेंस में बदल जाती है, व्हिच बाय द वे पेन्स बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ। जब भी इस बारे में घर में बात शुरू होती है तो हस्बैंड्स ज्यादातर क्या करते हैं, मैं भी यही करता था, हम डेटा देने लगते हैं, हम लॉजिकली चीज को सोचते हैं, हम कहते हैं भाई गेटेड सोसाइटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, या मेरे भाई भी तो वहां रहते हैं। हमें लगता है कि हम फैक्ट्स ही तो बता रहे हैं, और सच भी है, फैक्ट्स ही हैं, गलत हम कुछ नहीं बता रहे। बट उन्हें क्या सुनाई देता है, तुम्हें मेरे डर की परवाह ही नहीं है, बिकॉज शी इज नॉट आस्किंग फॉर डेटा, शी इज आस्किंग टू बी हर्ड। वो चाहते हैं कि वो कम बोलें और आप ज्यादा समझ लें। क्यों? इन बातों को खुल के करना इतना आसान भी नहीं है। इसलिए नहीं कि उन्हें लगता होगा कि आप समझेंगे नहीं, शायद समझ लें, लेकिन समझाने के लिए जितना ये बैक एंड फोर्थ होगा, डर उसका लगता है। वो कहेंगे सेफ्टी, तो आप कहेंगे गेटेड सोसाइटीज, बी स्ट्रॉन्ग, विमेन ऑलरेडी डू इट। वो कहेंगे जजमेंटल सोसाइटी, तो हम कहेंगे मैं भी तो हूँ उसी सोसाइटी का पार्ट, सेम फॉर मी। एंड वर्स, वो कहेंगे आइडेंटिटी, तो हम कहेंगे वो क्या होता है। आपको एक सच बताऊं, मैं खुद भी अपनी वाइफ को अगर 8-9 बजे के बाद अकेले उबर करनी पड़ती है तो उससे पहले लाइव लोकेशन मंगवा लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि लाखों लड़कियां इंडिया में रोज ऐसा कर नहीं रही और कोई सेफ्टी कंसर्न, बट मुझे पर्सनली कॉन्फिडेंस नहीं। इंडिया में रहकर मैं कॉशियस होता हूँ, तो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में रहने वाले लोग या विमेन जब इंडिया आने का सोचती हैं तो डर लगना जायज़ है। तो यहाँ बात हु इज़ राइट या हु इज़ रॉन्ग की रह ही नहीं जाती, क्योंकि बात होनी चाहिए कुछ और होती है कुछ और। चैप्टर 4, द कॉन्वर्सेशन दैट नेवर हैपेंड। ये कॉन्वर्सेशन इतनी डिफिकल्ट क्यों है पता है? क्योंकि ध्यान से देखेंगे ना तो बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, जो कि बाय द वे अपनी जगह दोनों सही हैं, दे आर अप्रोचिंग दिस कॉन्वर्सेशन फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। दोनों के रीजंस इस डिसीजन को लेके डिलेमा या डर सेम नहीं है, पोल्स अपार्ट है। तो एक्चुअली बात क्या होनी चाहिए थी? बात होनी चाहिए थी रियल फियर्स की, और उसे कम कहे हुए शब्दों में समझने की। बात होनी चाहिए थी कि वो फियर्स आपकी लाइफ के लिए, आपकी सिचुएशन के लिए कितने वैलिड हैं, क्योंकि हर सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट है। और फैक्ट ये भी है कि ये सारे फियर्स सबके लिए वैलिड नहीं है। बात होनी चाहिए थी प्लान बी की, क्योंकि अगर परमानेंस का डर हटा दें तो ये डिसीजन लेना आसान हो जाता है। डिस्कस करेंगे तो सही रियलिटी समझ में भी आएगी। कॉन्वर्सेशन ये होनी चाहिए थी, और होती क्या है? स्कूल्स, रेंट, जॉब्स, बैंक बैलेंस, लाइफस्टाइल, कॉस्ट ऑफ लिविंग, नेवर ओपनली ऑन फेयर्स। क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन ही डिफिकल्ट है, क्योंकि इसका कोई जवाब सही या गलत है ही नहीं। ये कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं है जिसका जवाब हेंस प्रूफ निकलने वाला है। हर फैमिली, हर सिचुएशन अलग है, हर इंसान और उसके चीज़ों को देखने का नज़रिया वो भी अलग है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि हम उन बातों को कर पाएं जो वुमेन शायद ओपनली डिस्कस नहीं करती, और करती भी हैं तो शायद हम उसको उतना डीपली समझ नहीं पाते हैं। बट द फैक्ट इज दैट फियर्स आर रियल। सेकेंड थिंग इज, डिसीजन इतना बड़ा है कि समझना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर समझ लिया तो सॉल्यूशन
खुद ब खुद निकल जाएगा। माई सिस्टर्स लिसनिंग टू द वीडियो, अगर कोई पॉइंट ठीक से कवर ना हुआ हो या छूट गया हो तो माफी, और कमेंट्स में बताइएगा जरूर कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।